इससे पहले के क्लास में कहां तक बताया था आप लोग को? बाबू जल्दी बैठिए आप लोग, आज तो बैठने में दिक्कत नहीं होगा। नवरात्रि चालू हो गया, बहुत लड़की नागा मार देगी। सुबह के बैच में कहीं ना कहीं नागा मारती है। और भी ये निर्जला नहीं होता है, फल तो खा ही सकते हैं। ओकरा में पता नहीं कौन चीज का फोटो है, छठ वाला रहता है जो वो समझ में, ओकरा में तो ये सब कोमा में चल जाएगी सब। वो औरत लोग करती हैं। लोग बैठो बाबू, सब लोग नवरात्र चालू हो गया, टीका उका रंग लीजिएगा नाभि पे से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं कहीं एडजस्ट हो जाइए अपनी, जल्दी 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 एडजस्ट होइए। चलिए लास्ट बेंच पे जाइए लड़की, जल्दी। जितना गोरखा लड़का है सब याद से करिका, सबको कोई नजर वजर नहीं लगता है। आर्टिकल 22 पढ़ा रहे थे, गिरफ्तारी से संरक्षण। किसे संरक्षण? गिरफ्तारी से संरक्षण। अलग अलग टाइप का बता दिए थे आपको, इंटरोगेशन वगैरह कैसे कैसे होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे? अब उसके आगे का टॉपिक आपको बताना है, लेकिन हम भी आपको उसमें आर्टिकल 22 में भी एक ही हिस्सा बताए थे, एक ही हिस्सा कि अगर आप अपराध कर दिए हैं तब आपको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और अपराध नहीं किए हैं तो आपको निवारक निरोध अधिनियम के तहत पनिश किया जाएगा। समझ में आया? चलिए बताइए, भाग 22 में किससे संरक्षण है? अनुच्छेद 22, गलती से हम भाग 22 बोल दिए। अब ये सॉरी, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से किसकी चर्चा है? संरक्षण की चर्चा। कितने भाग में इसे बांटते? 2 भाग में, 3 भाग में नहीं। अब ये से व्रत मत रखा करो लोग, 3 भाग में इनको दिख रहे। कौन 3 भाग है? एक है अपराध करने के बाद, अपराध के बाद, आफ्टर क्राइम, अपराध के बाद। इसे हम क्या कहते हैं? दंडात्मक। इसे क्या कहते हैं? दंडात्मक। ये 3 टाइप का था, ये 3 टाइप का। ओकरे ऊपर ये कि 3 टाइप का, दिमाग में सबका कंफ्यूजन में रह जाता है। पहला क्या था भाई कि आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाए, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में ले जाएगा, अपने पसंद का वकील रखने की आजादी देगा। आप कोशिश कीजिए कि गिरफ्तारी से पहले अपना वकील रख के कौन सा जमानत लीजिए? एंटीसिपेटरी बेल, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्रिम जमानत। अब हम आप ही से पूछते हैं, अभी एक करंट घटना देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक घटना हुआ जिसमें एक विधायक जी की रैली में महिंद्रा की बहुत दमदार गाड़ी है थार, वो बनाया ही गया है कि पहाड़ वहाड़ चढ़ने के लिए। थार 4x4 इंजन है, सोचो सीढ़ी पे चढ़ जाता है थार, उसको बनाया ही गया, और उधर के किसान को पिछवा से कचार के चल गया। अब बताइए उन पर क्या हो गया है? एफआईआर 302 यानी मर्डर, 307 हत्या की कोशिश, क्योंकि कुछ लोग मरे हैं तो उसके कारण 302 लगा है, और कुछ लोग घायल हैं जिनके कारण 307 लगा है, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया। लेकिन अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं की है। जानते हैं क्यों? एंटीसिपेटरी में विधायक जी नहीं है यार, बात समझो, पुलिस भी थोड़ा तो इज्जत बचाती है। इशारा में कि आप क्या ले लीजिए? एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। अब जब ज्यादा दबाव बनेगा गिरफ्तार कीजिए तो जाएंगे गिरफ्तार करने, पहले से लेके क्या बैठा है? एंटीसिपेटरी बेल लेना अगर लेने जाते हैं तो 90% चांस है कि आपको मिल जाएगा, 90%, क्योंकि केवल आप रहते हैं, आपका वकील रहता है। अब जघन्य अपराध तो हाई है बाबू, कौन कर रहा है जघन्य अपराध नहीं है? तुम लोग पढ़ाई के बीच में इमोशन गुजर देते हो, लात मारो ससुरा इमोशन को साइड में। जब पढ़ाई करते हो ना तो हमको 2 चीज से एकदम खराब लगता है, धर्म और इमोशन पढ़ाई के बीच में नहीं घुसना चाहिए। जघन्य अपराध है कि नहीं है? पैसा लिया ना, सब जघन्य अपराध निकलते हो। यहाँ पे हम इंडिया से बाहर रहते हो, यहाँ पैसा दीजिए ना, क्या नहीं बिकता है यहाँ पर। इमोशन साइड कीजिए। देखिए एंटीसिपेटरी में बेल लेना बहुत इजी रहता है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद समस्या क्या आती है? आप तो खड़े रहेंगे, जिससे मुकदमा है वो खड़ा रहेगा, आपका वकील भी रहेगा, जिससे मुकदमा है उसका भी वकील, जज के पास दोनों मैटर चल जाएगा। तब ना जज को समझ में आएगा कि जघन्य अपराध है कि नहीं। कोर्ट में कोई जघन्य अपराध नहीं होता है, वो पूछने भी नहीं जाएगा आपका कि लखीमपुर खीरी में मर्डर हुआ है कि लुधियाना में हुआ है। वो आपका फाइल पड़ेगा, ऊपर लिखा रहेगा 302, 307, 34, 201 धारा देखेगा, कहेगा कि ठीक है। अगर ज्यादा लोगों का मर्डर है तो एंटीसिपेटरी नहीं देगा, जज के मूड पे एंटीसिपेटरी दे देगा। समझ में कि नहीं? रीजन क्या है कि पुलिस साक्ष्य अभी नहीं दी है, पुलिस तो साक्ष्य दी नहीं है, तो ज्यादा संभावना किस चीज की रहती है? एंटीसिपेटरी मिलने की। तो आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हो तो बेल लीजिएगा कि एंटीसिपेटरी? एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिएगा, तुरंत बच जाएंगे। नहीं तो बेल लेने में 20 को झमेला, फिर आपको सीआरपीसी फॉलो करना पड़ेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर आप क्या बन जाएंगे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो करना पड़ेगा। समझ में कि नहीं? उससे पहले कि जैसे आपके ऊपर क्या लगेगी? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी कोड ये पुलिस फॉलो करती है, ये कोर्ट फॉलो करता है। जैसे आपके ऊपर लगा सीधे आप क्या ले लेंगे? एंटीसिपेटरी। ज्यादा संभावना आपको किसमें है? एंटीसिपेटरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीआरपीसी का लिए तू अभी परेशान है? सीआरपीसी 1-2 को थोड़े लगता है, पूरा उसका प्रोसीजर होता है, वो कोड नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पूरा प्रोसीजर के तहत सीआरपीसी में लिखा है कि कैसे एंटीसिपेटरी बेल लेना है, कैसे आपको जमानत लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, इतनी चीजें बता दिए थे आपको। अब हम इधर चलते हैं, कहां पे?
निवारक निरोध, इसमें हम आपको बताए थे इंट्रोगेशन के लिए हो सकते हैं या फिर आपको कस्टडी में लिया जा सकता है। ज्यादा खतरनाक कर दिए तो अरेस्ट कर देगा, लेकिन फिर वही बात, अरेस्ट करेगा तो 24 घंटे के अंदर कहां ले जाएगा? न्यायालय में। अब जज साहब का काम है कि आपको जमानत देते हैं या फिर आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में भेज देते हैं। बताइए ज्यादा दिक्कत थाना में होता है कि जेल में? तब जेल में कोई दिक्कत नहीं है, सोचो वहां पे जेल में कुछ भी नहीं होता यार, काम करना होता है। सुबह उठो आराम से, आपको काम बांट दिया जाएगा, फूल में पानी डालना है, क्या करना, मतलब उस जेल मैनुअल है। आपको वो काम करना पड़ेगा, 8 बजे चाय की लाइन में लगा दीजिए, वहां पे चाय दे देगा, चूड़ा या चना भीगा हुआ दे देगा। दोपहर में खाना खाने में चलिए, दाल जो रहता है पानी की तरह रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आपका जेल है भाई, हालांकि सरकार अच्छा खाना के लिए देती है, लेकिन जेल है, उसमें कोई दिक्कत, आप अपने पैसा से खरीद सकते हैं। हम इस पे पूरा वीडियो बनाए हुए हैं और एकदम प्रैक्टिकली वीडियो एकदम। अगर किसी को जेल में कैसा जिंदगी होता है, एक बार सर्च कर लियो, जेल लाइफ बाय खान सर यूट्यूब, समझ में गया? पूरा का पूरा कैसे खाना मिलता है, क्या करना रहता है, आपको जेल में कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ में गया कि नहीं? टोकन वोकन सब पैसा नहीं रहता। तो आप कहीं भी रहिए, चाहे नौकरी के पहले, नौकरी के बाद, जेल के पहले, जेल के बाद, हमेशा खान सर आपके साथ। चलिए ध्यान देखते, खुश हो रहा है तो जेल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे जेल जेल होता है बाबू, अच्छा नहीं लगता है कुछ दिन बाद, एक हफ्ता तो थोड़ा ठीक लगेगा आपको, नया नया रहेंगे, बड़ा मोट मोट दीवार हो रही है, एक हफ्ता बाद अजीब लगने लगेंगे। इसके बाद देखते हैं अपराध के पहले, इसके बाद अपराध के पहले, अपराध के पहले, अपराध के पहले इसे क्या कहते हैं? निवारक निरोध, निवारक निरोध, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए 22 के 1, 2, 3 तो ये हो गया, 22 के 4 में है, किसमें? 22 के 4, 22 के 1 में वारंट दिखाएगा, 2 में 24 घंटे के अंदर न्यायालय में ले जाएगा, 3 में वकील रखने, प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग अपराध से पहले वो क्या करेगा? निवारक निरोध अधिनियम। समझा गया कि नहीं? जमानत में पैसा लगता है, डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा अपराध किए। एक सिक्योरिटी मनी के रूप में पैसे जमा कराने होते हैं और 2 आदमी आपका गारंटर होता है, इसलिए कि आपको कोर्ट ने जमानत पर भेजा है और अगर आप उधर से भाग जाएंगे तो आपका पैसा जब्त, और जो 2 को गारंटर बने हैं सब, कोर्ट उनको पकड़ के क्या डाल देगा? जेल डाल देगा। कहां डाल देगा? जेल में। समझ रहा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि किसी के जमानत में चलिएगा, पता चला वो भागे, आप गिरा जाएंगे। ऐसी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा गलती किया था। आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे गलती किया? वो भी कभी कभी गलती कर देता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनको तो नॉलेज है किस चीज का, कानून का ना। अब इंटरनेशनल रिलेशन में सब नॉलेज नहीं होगा। एक बार गलती हो गया सुप्रीम कोर्ट से 2013 में, इटली के मछुआरे थे सब, वो आ रहे थे सब केरला, और इटली का जहाज था, बड़ा सा जहाज पानी वाला, और केरला आया, भारत के मछुआरे उसमें क्या मार रहे थे? मछली। अब केरल के तट पर आया, मछुआरों को लगा भैया हमारा देश है, मछुआरे कहाँ के थे? केरल के, ये यहाँ पे मछली मार रहे थे, और इटली से जहाज आ रहा था, अब वो कहाँ आने वाला था? केरल में। तो ये मछुआरे इसके करीब आ गए, उनको लगा कि लूट लेंगे हमारा जहाज। सीबीएसई बोर्ड वालों को इतना बुद्धि है नहीं, मार दिया, दाएं दाएं गोली, 2 मछुआरा वही मर गया। अभी केरल पहुंचे तो कोर्ट ने इन्हें क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। इनके ऊपर लगा मर्डर का चार्ज 302। भैया तुम इंटरनेशनल पानी में थोड़े हो कि तुम्हारा दादा का नियम है, भारत में आके भारतीय के मछुआरे को मार दोगे? पर हमको लगा कि लूटेगा ही, तो चल लूटेगा हमको। तुम कुछ वार्निंग साइन दिया था कि नहीं? वाटर कैनन चलाए थे कि नहीं? जहाज में तो बहुत हाई प्रेशर का पानी का पंप होता है, चारों ओर होता है, इतना तेज प्रेशर का होता है ना कि छोटे मोटे जहाज को फेंक देता है, बहुत तेज होता है। तो वो कुछ नहीं, मार दिए, तो कोर्ट ने कहा कि चल सकता, तोरा ऊपर मुकदमा चलेगा। अब इटली का कहना है कि भारत में मुकदमा मत चलाइए, कम से कम 40 साल चलेगा। तो भारत सरकार ने कहा नहीं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, जो हमेशा हर हफ्ते इनकी सुनवाई करे। तो इनको ने, इटली ने एक दिमाग चाल चला, चाल ये चला कि क्रिसमस की छुट्टी पर कोर्ट से कहा कि महाराज इनको जमानत पर जाने दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि इनका जमानत लेगा कौन? जमानत मतलब गारंटी लेगा कौन? कौन बेल लेगा? तो इटली का प्रधानमंत्री भारत में रहता नहीं है, कौन रहता है? राजदूत रहता है। तो राजदूत कह दिया सुप्रीम कोर्ट में हम जमानत लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट गलती कर दिया। जब हम न्यूज में देखे थे तो हम पगला गए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को बोले कि रे गलती आप मत कर बकलोलवा, गलती मत कर। और उस समय हमारा यूट्यूब था नहीं, रहता तो हम तो बवाल मचा देते। रीजन समझिए, जमानत कौन ले रहा था? इटली का राजदूत। और इटली के राजदूत के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इटली के 2 नाविकों को इटली भेज दिया क्रिसमस मनाने की जमानत है, ये नहीं लौटेंगे तो इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जनेवा समझौता के तहत किसी विदेशी देश के राजदूत को आप जेल में नहीं डाल सकते हैं। ले, जमानत लिया है कौन? इटली का राजदूत। और जमानत लेके उन 2 इटली के नौसैनिकों को कहां भेज दिया? इटली। उछल गए इटली, और वहां जाके कह रहे हम नहीं आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजदूत को कि चलिए तब आप जेल में जाइए। तो राजदूत जनेवा कन्वेंशन दिखा रहा है कि देखिए जनेवा समझौता के तहत किसी देश के राजदूत को आप जेल में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट का मन ठंडा गया। हम कह रहे थे, हम क्या करते उस समय 2012 में, हम कह रहे बकलो कौन सी करा रही तुम सुप्रीम कोर्ट को। हम अगल बगल में बोले भी थे, हमने यहाँ के विधायक को, उस समय का सबसे बड़ा रास्ता विधायक का, विधायक जी को बोले कि शायद पहुंचा देंगे खबर। तू करें ये कौन सी होता है जनेवा समझौता? हम क्या समझाएं उनको, ये कौन सी हो जनेवा समझौता? जनेवा दिल्ली में हो लो, मतलब उनको लग रहा है जनेवा भारत में कहीं होगा। हम कहेंगे धन्य प्रभु आप धन्य। तो सुप्रीम कोर्ट का मन ठंडा गया, समझा गया कि नहीं गया? अब सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें हमारे वीडियो पे सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं कर सकती खान सर सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना रहे हैं। मजाक नहीं बना रहे, आपने ऐसा गलती किया था और हम लोगों को बता रहे हैं, समझ में नहीं आ गया? इसलिए दुनिया में सबसे गलती हो सकती है। क्या राजदूत पर रखना चाहिए? नहीं। तब उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह यूरोप का दौरा रद्द कर दिए, इटली से कहें कि अगर तुम हम इस तरह से लेके जाओगे हम तुम्हारे साथ कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। और सोनिया गांधी अपने नैयर फोन की, ये कौन सी हो लो मम्मी, भेजिए उत्सव को। तो वहां से दबाव बनाया गया। अब उसके बाद क्या किया गया? उनको लाया गया, अभी मुकदमा चल रहा है। सर एंटीसिपेटरी बेल में कोई जज और कोर्ट को पैसा खिला सकता है, तो पुलिस को उन्हें देख बबुआ, जज को पैसा खिलाना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है, बहुत टेढ़ा काम। थोड़ा बस का बात ना है, रह दियो जज के बाद
जज को पैसा खिलाना मतलब समझ रहे हैं ना, शेर के दांत में ना ऐसे खोदना जाके मुंह खोल के ऐसे, वो कब सनकेगा कोई ठीक नहीं होता है वहां पर। इसलिए जज के ऊपर ये सब चीज कभी मत लगाइएगा। एक वही चीज है जहां पैसे कैसे खिलाना है ये किसी को पता ही नहीं है। समझ में कि नहीं? बात समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? कैसे खिलाना है किसी को नहीं पता, समझ गए? वहां पैसे नहीं चल पाते, हकीकत में है, वरना पैसे चल सकते थे, पैरवी चल सकता था तो पप्पू यादव 5 महीने जेल में नहीं रहते। उनको कौन नहीं जानता है बिहार में? नहीं, अभी कोरोना जैसे मुसीबत में सबको पैसे दिए, पहुंच पैरवी पैसे सब थे। एक बार वो कह देते कि चंदा दे तो हमारे समर्थक, चंदा दे के करोड़ रुपया हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन वहां नहीं चल पाता है, कोर्ट में काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग निवारक निरोध में, जब कोई व्यक्ति के रहने से अपराध भड़कने की संभावना हो जाती है तो उसे अपराध करने से पहले ही क्या कर दिया जाता है? उठा लिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? निवारक निरोध। जैसे 370 हटा था तो वहां के कश्मीरी नेता कम से कम उस वक्त हटने के तक ऐसा कोई अपराध नहीं किए थे जिससे उन्हें जेल में भेजा जा सके। लेकिन भारत सरकार को पता था ये खुद अपराध नहीं करते हैं लेकिन दूसरे से अपराध करवा देते हैं। ये खुद बताइए, कृष्ण भगवान क्या महाभारत का युद्ध लड़े हैं? लेकिन सब किया धरा किसका था? उन्हीं का था। अब बताइए अगर उनको हटा लेते पूरा महाभारत का युद्ध टल जाता। बस 2 लोगों को हटा लेते, इधर से कृष्ण भगवान को और उधर से कर्ण को। ये दोनों जना को पूरा, कर्ण का तो कुछ नहीं, ताव मार लेता है तो आज लड़ लेते चलो। तो ऐसे लोग को गिरफ्तार, मतलब समाज में क्या है कि आज के वक्त में कुछ लड़ाकू टाइप के लोग हो गए हैं जो भड़कीला भाषण देते हैं, तो क्या हो गया? उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निवारक निरोध। निवारक निरोध के तहत उस व्यक्ति ने तो अपराध किया नहीं, अतः कानून कहता है कि उसके साथ ज्यादती मत कीजिए, क्योंकि आपने उसे शक के आधार पर उठाया। हो सकता है कि वो ऐसा न करता, लेकिन आप इतने बड़े समाज को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं कि करेगा कि नहीं करेगा। मान के चलिए बवाल करा दिया, तब क्या होगा? समझा कि नहीं आ गया? बहुत भीषण बवाल हो जाएगा, तब उन लोगों को गिरफ्तार करना पहले जरूरी हो जाता है वहां पर। तो एंटी से इसमें कहता है निवारक निरोध में, इसमें आपको ये तीनों का रूल कोई फॉलो नहीं करना है। अगर पुलिस को लग गया कि आपको डिटेन करना है, इसके तहत निवारक निरोध के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन करना है। डिटेन मतलब जेल में डालना है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको वो वारंट दिखाएगा? हाँ, नहीं दिखाएगा। 24 घंटा के जज को ले जाएगा, उसको पता है कि ले जाएंगे जज के अंदर, जज कहेगा कि भाई अपराध किया है, नहीं करने वाला है। तो तोरा कैसे पता करने वाला है? तो मशीन नहीं लेगा कि करने वाला है, जज छोड़ देगा। अब वो छूट के आएगा ना तो ताव में रहता है। एंटीसिपेटरी बेल लेके आता है आदमी ना तो बहुत ताव में रहता है। देखिए ना क्या लिखा है जो गिरफ्तार करने आता है ना दरोगा, उसको एंटीसिपेटरी बेल दिखाता है। देखिए ना दरोगा साहब क्या लिखा है इसमें, पढ़िए तो। अब बेचारा क्या करे, उसका अपना पर्सनल झगड़ा थोड़े है। अरे आप मार कोई और किया, बीच में उकाइलिए मरने जाएगा मार। तो इसके तहत आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय नहीं भेजता है। और जब न्यायालय नहीं भेजा तो वकील रख के क्या करेंगे? न्यायालय नहीं रखा तो वकील लेके क्या करेंगे? आपको 3 महीने तक, मैक्सिमम कितने महीने तक? 3 महीने तक। मिनिमम हो सकता है कि 2 दिन में मैटर सॉल्व हो जाए, आपको क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितने महीने तक? 3 महीने तक वो आपको अपने पास पुलिस रख सकती है। अब पुलिस की मर्जी, आपको जेल में रखे। हालांकि निवारक निरोध के तहत जेल में नहीं रखते हैं, लेकिन जेल में रख भी सकते हैं। जैसे कफील खान एक डॉक्टर थे उत्तर प्रदेश में, समझ में कि नहीं आ गया? उनको जज पुलिस ने क्या कर दिया? निवारक निरोध अधिनियम के तहत क्या कर लिया? रख लिया, ताकि इनके भाषण से लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। ससुरात नहीं, तो पुलिस की वजह से सुरक्षा का माहौल क्यों नहीं पैदा हो रहा है? नहीं समझ में आ गया? और एक डॉक्टर को 8 महीने तक रखा गया, समझ गया? 3 महीने मैक्सिमम समय होता है, लेकिन 3 महीने से बढ़ाया जा सकता है अगर सरकार लिखित में परमिशन किसको दे दे? पुलिस को। तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने परमिशन किसको दे दिया? पुलिस को। तो 6 महीना हो गया, 2 महीना लटक गया कोरोना की वजह से। जब कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने पुलिस को गरिया दिया। कोर्ट जब गरियाती है तो उसे कहा जाता है कोर्ट ने फटकार लगाया। ऐसे थोड़ी कहेंगे जज ने गरियाया है, समझ गया? कोर्ट जब गरियाती है तो क्या कहा जाता है? फटकार लगा। और कहा कि इमीडिएट रिलीज किया जाए। क्या किया जाए? अभी के अभी रिलीज किया जाए, समझ गया? ये लेटर पहुंचा जेलर के पास रात को 1:30 बजे। जेलर रात 1:30 बजे छोड़ दिया, जा भैया, समझ गया कि नहीं? तो इसका ये जो निवारक निरोध कानून है, इसमें आप कहीं अपील कर सकते हैं नहीं, कहीं दलील कर सकते हैं, कहीं वकील रख सकते हैं। याद कीजिए यह वही कानून है जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग देगा। आज भी रॉलेट एक्ट जिंदा है। इसी रॉलेट एक्ट का नाम है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील आपको गिरफ्तार कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत खतरनाक कानून है। इसके तहत सरकार किसी को उठा सकती है और 3 महीने तक उनको जेल में रख सकती है। और जेल, देखिए जब आप जेल में चले जाते हैं तो आपकी जिंदगी आपके पास नहीं रह जाती। जेल में किसी को कैसे मरवाया जाता है? एक जो कैदी जिसे फांसी की सजा हो गई है, यानी जिसे उम्र कैद की सजा है, अब आप ही बताओ वो जेल से निकलेगा? तो जब मरवाना रहता है ना किसी को, तो जेल में भेज दिया जाता है। और जेलर किसको इशारा कर देता है? जो जिस कैदी को क्या है उम्र कैद की सजा, और उम्र कैद उसको कह देगा तुम्हारी फैसिलिटी बढ़ा देंगे, तुम्हारे खाना में एकदम 56 भोग लगा देंगे, ले आके हुमच के मारेगा, तूर देगा वहां पर। कोर्ट में लग जाएगा कि जेल में क्या करेंगे? जेल में हम कितने कैदी को सुरक्षा देंगे? कोई प्रधानमंत्री रहते हैं जेल में जो एनएसजी कमांडो की सुरक्षा, जेल में कोई सुरक्षा नहीं रहता, सारा काम खुद से किया जाता है। गिनती से 25-30 को तो वही रहता है अंदरवा, जो सुरक्षा रहता है बाहर। अंदरवा निकलेंगे कोई बड़ा दीवार रहता है, समझ गया? मार देता है, बड़ी खतरनाक हो जाता है सब। तो इसे काला कानून आप बोल सकते हैं, किसे? निवारक निरोध के तहत। अमूमन इसमें किसी व्यक्ति को या तो हाउस अरेस्ट किया जाता है या तो उसे नजरबंद कर दिया जाता है। हाउस अरेस्ट का मतलब घर के अंदर आपको अरेस्ट कर देगा, निकलने नहीं देगा, निकलने नहीं देगा, और साथ में आपको नजरबंद कर देगा। क्या कर देगा? नजरबंद। नजरबंद का मतलब है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम काट देगा, आपका मोबाइल छीन लेगा, आपको टेलीफोन नहीं देगा, टीवी भी कुछ नहीं देना, आपको जो खाना है खाइए, जहां अपने बेडरूम में सोते थे वहां सोइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप बाहरी दुनिया से क्या रहेंगे? कटे रहेंगे।
तो कश्मीर के जितने नेता थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था या नजरबंद किया गया? नजरबंद किया गया। 6 महीना तक टीवी देखने नहीं दिया। बाहर निकला तो पूछ रहा है 370 बचल की खत्म हो गई। लोग कहा कि 370 इतिहास बन गया। तो नजरबंद का मतलब समझते हैं? हाँ, किसी को कोई दिक्कत? नजरबंद में आपको जेल में नजरबंद किया जाता है कि घर में? जेल में तो वैसे भी आप नजरबंद रहते हैं। जेल में ऐसे भी नियम के हिसाब से आप फोन पर बात नहीं कर सकते, बट नियम को भाड़ में फेंकिए। जेल में हर सुख सुविधा है, जिम है, सब हर चीज का दुकान है, वहां से आप क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। पैसा रहना चाहिए बस जेल में, सब चीज मैनेज हो सकता है इंडिया में। समझा क्या कि नहीं? सर इसका पेपर वर्क होता है कि नहीं होता है? पूरा पेपर वर्क होता है इसका। पुलिस बकायदा लिखती है कि हमने आपको गिरफ्तार किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। तो कोर्ट के पास जाइएगा ना, कहेगा कि नहीं भैया 3 महीना बाद आओ तुम हमारे पास। अब 3 महीना बाद आइएगा। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का टाइम 3 महीने से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना। और अगर 3 महीने से ज्यादा रखना चाहते हैं, 6 महीने तक रखना चाहते हैं, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? लिखित देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ना आपकी मजबूरी है। उसके बाद भी नहीं छोड़ता है, तब आप कहां जा सकते हैं? हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट क्या लगाएगी? फटकार। फटकार का मतलब तो समझते हैं? हाईकोर्ट क्या करेगी? गरियादी। समझ गया कि नहीं? राज्य सरकार। पुलिस व्यवस्था केंद्र का नहीं होता है। पुलिस व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है? राज्य। केंद्र का तो होता नहीं। मोदी जी का कौन पुलिस है? दिल्ली पुलिस है, वो गृह मंत्रालय के अंडर में रहता है। आगे बढ़ जाते हैं। सर एंटीसिपेटरी बेल में बेलर की जरूरत होती है? एकदम होती है। एंटीसिपेटरी बेल और बेल दोनों सेम है, बस अतः ये है कि एंटीसिपेटरी बेल गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद आपको वहां क्या देना पड़ेगा? बेलर, जो आपके बदले क्या ले? उसकी गारंटी ले। और एक निश्चित अमाउंट, अगर बड़ा अपराध किए हैं, मान के चलिए कहीं आपके ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है और आप बेल लेके भाग जाएंगे नेपाल, तो हो जाएगा दिक्कत। पुलिस क्या करेगी? कोर्ट कुछ सिक्योरिटी मनी भरवा लेती है। सरकारी रेट तो बहुत सस्ता होता है। इसमें हाउस अरेस्ट आप हो सकते हैं। हाउस अरेस्ट का मतलब समझ गए? नजरबंद का मतलब समझ गए? इसमें FIR दिखाया जाता है, वारंट दिखाएगा, वकील जज के पास ले जाएगा वकील। इसका इसी का पुराना नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। इसका पुराना नाम बहुत खतरनाक है। आप सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलिएगा ना, आपके ऊपर यही लगता है। ज्यादा सरकार के खिलाफ बोलिएगा आपके ऊपर क्या लगेगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा देगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कॉवे करिएगा, लगा देगा आपको। अब मान के चलिए हम ही के ऊपर सरकार को प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाना रहे, हमारे किसी बात को ले देगा, कह देगा देखिए ये जज साहब को बोल रहे थे कि कैसे पैसा खिलाना है, पता नहीं चलता है। समझ में कि नहीं गया? तो वो हम लोग के खिलाफ भी निवारक निरोध लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी कहां चल जाएंगे? जेल में। हाँ, धमकी देना एक पर्सनल बात है और निवारक निरोध अधिनियम पर्सनल मैटर पे नहीं लगता है, ये पूरे सामाजिक मुद्दा पे लगता है। समझा क्या? धमकी देता है तो थाने में जाके FIR करा दी कि हमको धमकी दे रहा है, ओकरा निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कराएंगे। अपने आप को कौन सी समझ रहे हैं आप? पर्सनल मैटर पे ये कभी नहीं लगता है, ये सामूहिक मैटर पे लगता है। समझा कि नहीं? क्या बैठ जाओ, आगे चलिए देखते हैं। ये निवारक निरोध समझ में गया? इसमें 2 चीजें, या तो आपको क्या किया जाएगा? हाउस अरेस्ट, नहीं तो नजरबंद किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण आडवाणी को 90 के दशक में रथ समेत उठा के कलकत्ता के एक होटल में भेज दिए और वहां क्या कर दिया? हाउस अरेस्ट। कलकत्ता में हाउस अरेस्ट, होटल के अंदर थे तो हाउस अरेस्ट, जेल में तो थे नहीं। और वहां क्या कर दिए? नजरबंद। और अपने टेलीफोन से वहां होटल मैनेजर को फोन करते थे, कहते थे बात कराइए तो आडवाणी जी से, तो आडवाणी जी से बात करते थे। लालू जी, आडवाणी जी प्रणाम, पैर छू रहे हैं। जेल में डल रहे हैं, क्या करे? चरण स्पर्श, कोई दिक्कत नहीं ना है, नाश्ता पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, जेल में डाल दिए थे। अरे भाई बिहार में अजबे टाइप का है, यहाँ की राजनीति बड़ी उठपटांग है बिहार की। समझ रहे हैं यादव जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। निवारक निरोध अधिनियम कई बने, कई खत्म हुए। कुछ निवारक निरोध अधिनियम थे जिसका मिसयूज होता था और खत्म हो गए। कुछ निवारक निरोध अधिनियम ऐसे थे जो इतने कमजोर थे कि उन्हें मजबूरी में खत्म करना पड़ा। भारत में सबसे पहला निवारक निरोध अधिनियम बना था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आपके मटेरियल में है या नहीं है? एक मिनट देख लेते हैं कितना कितना नहीं। निवारक निरोध की चर्चा 22 के कितना में है? 4 में है। निवारक निरोध अधिनियम पहला जो बना था कब बना था? 1950। 1950। चलिए पकड़िए, अब ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है आपको तो टेंशन नहीं हमको। पहला था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोध अधिनियम 1950। निवारक निरोध अधिनियम 1950। ये उतना शक्तिशाली नहीं था जिस वजह से इसको क्या कर दिया गया? खत्म किया गया। समझ गया कि नहीं आ गया? अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इस सब नेताओं को क्या किया गया है? डिटेन कर दिया गया है। अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत ही भूपेश बघेल कहां के मुख्यमंत्री हैं जी? छत्तीसगढ़। उनको एयरपोर्ट पे क्या कर लिया गया है? डिटेन कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर क्या कर लिया गया? डिटेन कर लिया। अब समस्या यह है कि एयरपोर्ट आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत, वो अपने आप में क्या है? स्टेट है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी एक तरह का अपने आप में स्टेट है। अब दोनों स्टेट में हो गया बवाल। समझ गया कि नहीं? अब भूपेश बघेल कहां बैठ गए? एयरपोर्ट पे बैठ गए। समझ गया कि नहीं? तो देखो बाबू, पुलिस अगर अपने मनमानी पे उतर जाए तो आम आदमी मतलब क्या होता है? अभी गोरखपुर में एक आदमी को मार के मुआ दिया, सभी नहीं? इतना मार मारा है, बेचारा व्यापारी था, क्या नाम था उसका? मनीष गुप्ता, बेचारा को मार के मार डाला उसको। इतना 2 बजे रात में होटल खुलवाने गया था, तो बोल दिया कि इतना रात को काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? Who are you? हेलो मिस्टर, आई एम इंस्पेक्टर। अब ऐस मार मारा से बेचारा का पूरा मर गया, वहां किसी का घर उजाड़ दिया यहाँ। और उसके बाद खोजेगा, ये देखिए 1-2 पुलिस वाले गलती करते हैं और पूरे बाकी जितने शरीफ भी अच्छे पुलिस वाले लोग उनको भी बेचारे को गलत नजर से देखने लगते। तो पुलिस की मनबड़ाई हो जाती है तो बहुत गलत बात हो जाता है। अब देखो मुख्यमंत्री कहाँ बैठे हैं? एयरपोर्ट पर। कहाँ बैठे हैं? एयरपोर्ट। हालांकि सबको पता है कि वहां राजनीतिक क्रिया होगी,
तो भैया एक बात बताइए कि किसके समय राजनीति नहीं होता था? जब मनमोहन सिंह थे तो क्या बीजेपी राजनीति नहीं करती? या अभी बीजेपी है तो कांग्रेस नहीं कर रही? तो लोकतंत्र में राजनीति ना हो तो लोकतंत्र क्या होगा? फिर तो चाइना बन जाएगा। समझा? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये पहले लाया गया था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया? खत्म किया गया। फिर इससे भी खतरनाक प्रिवेंटिव डिटेंशन आया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा 1971 में। सबसे खतरनाक यही था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें कहा गया कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, देश की आंतरिक सुरक्षा को क्या करना चाहिए? मजबूत करने के लिए। समझा गया? आंतरिक सुरक्षा को मजबूत। अब इसका दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने इतना खतरनाक किया जिसका कोई हद नहीं। जो ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, इमरजेंसी जब लगाया गया था 1971 में, इतना मिसयूज हुआ था कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिएगा आपके ऊपर क्या लगा देता था? मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। सबसे ज्यादा मिसयूज किस कानून का हुआ है? मीसा एक्ट का। अगर कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सरकार क्या लगा देती थी? मीसा। हद तब हो गया जब चुनाव से 2 महीना पहले जितने बड़े बड़े नेता थे उन पर क्या लगा दिया? मीसा एक्ट। और कहां भेज दिया? जेल में। अब 3 महीना बाद निकले तो चुनाव खत्म हो चुका था। समझा कहीं नहीं? तो ये सबसे ज्यादा मिसयूज किसका हुआ था? मीसा एक्ट का। आप अपने दादा परदादा या पिताजी से सुने होंगे कि इमरजेंसी के समय में बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ था। तो इमरजेंसी के समय क्या हुआ था? सबसे ज्यादा कौन सा रूल लगाया गया था? मीसा एक्ट। अब मीसा एक्ट के तो 3 महीने तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसे उठा के लेके चल जाएगा। 3 महीने में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 3 महीना बाद सोचिएगा, और उसमें से भी सरकार लिख देगी तो आपका और भी कहां बढ़ जाएगा? 6 महीना बढ़ जाएगा। तो ये मीसा एक्ट 1971 में, इसको भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोटा एक्ट आया था, वो भी समाप्त कर दिया गया। पहले जो समाप्त हो गया हम उसको लिख देते हैं। तीसरा समाप्त हुआ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा अधिनियम। इसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पीओ से प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसे भी समाप्त कर दिया गया। ये आतंकवादियों पर लगता था, लेकिन क्या होता था इसका मिसयूज? किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या लगा दिया जाता था? पोटा एक्ट, और उसको क्या घोषित कर दो? आतंकवादी। इसमें पोटा एक्ट में यह कहा था कि पुलिस के सामने दी गई गवाही लीगल मान ली जाएगी। अब देखो, किसी को फंसाना है तो उसमें क्या लगाइए? पोटा। अब पोटा के तहत सोचो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में चलाएंगे, और वो गवाही देगा, उसको क्या मान लेता था? लीगल। और उस बेसिस पर इसका बहुत ज्यादा क्या होने लगा? दुरुपयोग होने लगा। बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो गया। किस एक्ट के तहत? पोटा। और सबसे खतरनाक आतंकवादियों के लिए था टाडा एक्ट, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, डिस्ट्रक्टिव आतंकवाद एवं विध्वंसक क्रियाकलाप। खतरनाक बम बारूद रखते हुए पकड़े गए, क्या हो जाएगा? टाडा लग जाएगा। कौन सा अधिनियम लग जाएगा? टाडा। संजय दत्त के पास क्या मिल गया था? AK-47। अब वो संजय दत्त का मेन मैटर क्या था? उनको बंदूक रखने का बहुत शौक था, और संजय दत्त जो थे वो एक्चुअली उनका टेररिस्टों से कोई कनेक्शन नहीं था, आपको भी पता है। लेकिन कानून सबके आगे बराबर होती है, आप बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, कुछ भी हो, शाहरुख खान के बेटा को उठा के लेके चल गया। समझ में नहीं आ गया? अब उसका क्या होगा आगे समझा जाएगा। हालांकि ये लोग जितने इसमें फंसेंगे उतने फेमस हो जाते हैं, हटाते इनको साइड करते हैं। तो संजय दत्त का ड्राइवर कहा कि सर एक बहुत अच्छा बंदूक आया है। वो बकलोलवा बताया नहीं कि बंदूक कौन है। इन्होंने कहा कि ठीक है गैराज में रखो, हम आके देखेंगे। आई किसी काम में चले गए, अब बंदूक कहाँ रख दिया? गैराज में। 2 दिन तक वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे बात कहाँ पहुंच गई? मीडिया में। मीडिया वाला फोटो खींच लिया, मुंबई पुलिस के पास पहुंच गया। समझा कि नहीं? तो बाद में संजय दत्त करेंगे, हमारा क्या पता था कि कहां से लाया? तो कोर्ट का कोई बात नहीं, कहां से लाया, पकड़ाया आप ही यहाँ से ना, चलिए आप चलते हैं। समझा कि नहीं? किसके तहत लेके चला गया? टाटा के तहत। देखते हैं, अभी तक उनको रिलीज नहीं किया भाई, पेरोल पर छोड़े गए। किस पे छोड़े गए? पेरोल पर। अब हम यहाँ समझाते हैं आपको जमानत और पेरोल पर क्या अंतर होता है। देखिए, जमानत पर किसी व्यक्ति को आप नॉर्मली रिलीज कर सकते हैं एक पैसे को सिक्योरिटी मनी के रूप में, कि अगर भागोगे तो ये पैसा जब्त हो जाएगा, और 2 बेलर को ले लीजिए कि अगर तुम भागोगे तो इन दोनों में से हम किसी एक को या दोनों को क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार। लेकिन पेरोल एक अलग चीज होता है। मान के चलिए कोई आदमी काम, जैसे हम ही हैं, हम ही को जेल में पुलिस उठा के लेके चली गई, तो हम कोर्ट में कहेंगे ना कि जज साहब हम जो भी हैं, अब अपराधी हैं चाहे कुछ भी है, लेकिन हमसे लड़कों का भविष्य जुड़ा हुआ है, हमको अगर आप जेल में रखेंगे उनका सिलेबस पीछे हो जाएगा, अतः हमको आप जेल का 2 पुलिस हमारे साथे लगा दीजिए, हम जाके केवल पढ़ाएंगे और फिर चलाएंगे, हम उल्ट दूसरा सामाजिक काम को नहीं करने देंगे। तो जेलर एसपी को आदेश देगा कि खान साहब की हिस्ट्री खंगाली जाए कि ये क्रिमिनल तो नहीं है या क्या है, तो देखेगा कि नहीं ऐसा तो क्रिमिनल की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। तब जज हमको किस पे छोड़ेगा? पेरोल पर। अब तब हम यहाँ आके क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। संजय दत्त को जज ने किस पे छोड़ा है? पेरोल पर। अब तब वो आके अग्निपथ मूवी की क्या किए थे? शूटिंग किए थे। अग्निपथ मूवी थी ना ऋतिक रोशन पे, बस उसमें कंगना रनौत की कमी थी। कंगना को पिनकाना है तो केवल क्या बोल दीजिए? ऋतिक रोशन। भड़क जाती है, पहले उसी से फसल थी ना। चलिए ध्यान से समझिए। अरे एक तो फिल्म नहीं था क्रिश 3, वही शूटिंग के दौरान फंस गई। पहला कौन सा था बोलिए? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये मीसा, पोटा, टाटा। सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ, सबसे खतरनाक था टाटा, सबसे खतरनाक। आगे बढ़े। इसका मतलब आप जेल में जाएंगे तो हमारी पढ़ाई पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आप जा सकते। बताओ बाबू, ये तो डिपेंड करता है जज पेरोल देगा कि नहीं दे। अगर नहीं दिया तब जेल में रह जाएंगे। जब आप जज अंधा थोड़ी होता है, वो नहीं देखता है कि कितना बड़ा कौन अपराध कर सकता है। हम लोग को काहे लिए जेल में ले जाएगा? हम लोग को तो एंटीसिपेटरी पे लेके बार में ले लिया था। बस जाके जज साहब रहते हैं,
बुलाते हैं कि फला अपराधी जी सर हम ही हैं, उसको कटघरा नहीं होता है। फिल्मों में देखे होंगे तो जिस तरह फिल्मों में दिखाता है ना उतना नहीं होता है, बस सेम होता है, बस बैठने का जगह हटा दीजिए। फिल्मों में दिखाता है कुर्सी लगल रहता है, वो हटाओ उसे, कुर्सी कुर्सी कुछ नहीं रहता है। एक बड़ा सा जैसा जज को दिखाता है जज वाला सेम रहता है, और जो कोर्ट वाला जो होता है ना गवाही वाला उसमें एक के गो रहता है, या फिर कहीं कहीं दो गो रहेगा, जिसमें वो आता है विटनेस बॉक्स में, तो अमूमन एक के गो रहता है, कहीं कहीं दो गो रहता है। और वकील सबके बैठने के लिए 2-4 गो टेबल रहता है, बस हो गया, बेंच वेंच लकड़ी का उसी पे रखा रहता है, हो गया काम खत्म। यही कोर्ट, एगो एसी लगा दिया, सारा खत्म। भाई पुराना आर्मी वालों को हटा दीजिए, उस सबका नियम अलग। आर्मी रूल को सिविलियन रूल से नहीं मिला सकते, नहीं आर्मी रूल में कुछ नहीं। आप ये जितना नियम पढ़ा रहे हैं आर्मी पे नहीं लागू, आर्मी की अपनी अलग पुलिस होती है, मिलिट्री पुलिस, उस सबका कोर्ट मार्शल और मिलिट्री पुलिस होगी, वो आगे पढ़ना है आपको। ये सारा का सारा पहले था, अभी क्या हो गया, खत्म। सबसे खतरनाक कौन था? हाँ नहीं, सबसे खतरनाक टाटा। सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ हाँ मीसा, तो लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम रख दिया मीसा भारती। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, जिस कानून से लोग डर के भाग रहे थे, बिहार में लालू यादव अपन बेटी का नाम रख दिया मीसा भारती। कह रहे थे कि हम यादव लोग जब भैंसिया नहीं पटक सकी हमको, तो कौन पटकेगा हमको? अरे उनका लालू यादव का भाषण सुनना। एक बार संसद भवन में बैठे बैठे, अब भाई बुजुर्ग हो गए, बैठे बैठे कहीं झपकी ले लिए, मीडिया वालों को तो चाहिए। अब मीडिया वाला एक बार पूछ दिया, आप संसद में बैठ के सो रहे थे? तो बगल वाले कहेगा सो थोड़े रहे थे, हम चिंतन कर रहे थे। अजब वाले भाई, अब क्या कहिएगा उनको? तो ओकरे से पूछ दिया, आप ही बताइए चिंतन कैसे करते हैं? आराम से इत्मीनान से, भाई चिंतन कर रहे थे देश का विकास कैसे हो। चिंतन। आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीजें क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब उस चीज की बात करते हैं जो अभी भी लागू है, अभी भी जो लागू है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी कार्यों को रोकने वाला अधिनियम। अनलॉफुल एक्टिविटीज, यू से क्या होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन मतलब रोकने वाला अधिनियम, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट, यूएपीए, ये अभी भी लागू है, यूएपीए अभी भी लागू है। बिहार के अनंत सिंह को किसके तहत उठा लिया गया? यूएपीए के तहत। किसके तहत? यूएपीए के तहत। किसे? अनंत सिंह, मोकामा के विधायक, मोकामा के विधायक। कौन सा कानून लगा? यूएपीए के तहत कानून में लगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, उनका भी भाषण सुनोगे लोग ना, आनंद सिंह का। दूसरे दुनिया में एक बार जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने थे और उटपटांग जब फैसले लेना चालू किए, तो मीडिया जनता सब अजीब रह गई, भैया कैसा फैसला ले रहे हैं? तो एगो मीडिया वाला कहां चल गया? आनंद सिंह के पास। और उस मीडिया वालों को भी नहीं समझ में आ रहा है जा रहा है किसके पास, किसके? आनंद सिंह के पास। वो अपने दुनिया में रहते हैं, वो कहे कि जीतन राम मांझी के बारे में क्या कहेंगे, वो कहा तो पहले हम मारबो। अजब वाले भाई, वो मुख्यमंत्री आदमी है, मीडिया के सामने पहले तो मरबो, पगला गिलू। अजब आदमी है भाई। अरे मुख्यमंत्री है, कुछ तो थोड़ा सा लिमिट रखो भाई, तो पहले मरबो हम। हाँ उसके मतलब बहुत उनका अपना अपना वो सब सिद्धांत रहता है। तो ये कौन हो गया भाई? यूएपीए के तहत। इसमें आप देखेंगे एनआरसी का जब मामला चल रहा था तो कई लोगों को ऊपर क्या लगा दिया गया? यूएपीए। क्या लग गया? यूएपीए। लेकिन उसी दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा भड़कीला भाषण दिए, लेकिन उन पर नहीं लगा। जैसे एक तो साधु संत थे, आप साधु संत रहिए, अच्छी बात है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को जिहादी आतंकवादी बोल दिए, या ये सही बात है? अब्दुल कलाम जैसे लोग नहीं रहते हैं तो कब का हम लोग को चाइना वाइना, जो आज हमारे सैनिक, आज के वक्त में टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, आज की जन्म बहादुरी की लड़ाई है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई। अब बताओ उन पर नहीं लगा, अब वो दूसरे पे लग सकता है, ये भी गलत है। तो सरकार भी क्या करती है? सेलेक्टिव रवैया अपना लेती है। हमको सबसे बड़ा तकलीफ लगा जब वो कह रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो आतंकवादी था। तो यार वैसे लोगों की नजर से आप देखो तो हम लोग तो कुत्ता बराबर भी नहीं। जो इंसान एपीजे अब्दुल कलाम को आतंकवादी बोल सकता है, वो हम लोगों को कुत्ता बराबर भी नहीं समझेगा, समझेगा? तो अरे यार ऐसे ऐसे लोग की मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और ये लोग ससुरे समाज को दीमक बना देते हैं, लेकिन दूर से लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है। जैसे उस समय बहुत सारे लोगों को लगा था कि औरंगजेब बहुत अच्छा है, बाद में पता चला ना औरंगजेब का खामियाजा। तो शुरुआत में ना आपको नहीं लगता है, लेकिन आगे जाकर इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो लोग समाज में दरार पैदा करते हैं उन्हें समाज में रहना नहीं होता है। याद रखिएगा, जो समाज में दरार पैदा करते हैं वो आपके समाज में रहते नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें समाज में रहना होता तो उन्हें पता चलता कि ये दरार पैदा करने से कितनी तकलीफें होती हैं, यहाँ पर बहुत गलत चीजें होती हैं सब। तो ये यूएपीए अभी भी क्या है? लागू है। बहुत सारे लोगों पर क्या हुआ था? लागू इसको किया गया था, अभी भी ये लागू है। देखो वो लागू नहीं है और ये लागू है। इसमें सबसे खतरनाक देखिए, इसमें सबसे ज्यादा मिसयूज यूएपीए। अब सरकार के तनिको इधर उधर बोलिएगा, मूड बना ली सरकार, सीधे क्या लगा दीजिए? यूएपीए। चल इधर आ जाए, यहाँ पर यूएपीए लगा के रख देगा। और इसमें सबसे खतरनाक कौन था? टाटा। खतरनाक में कौन था बाबू? टाटा। सबसे खतरनाक टाटा। अब इसमें सबसे खतरनाक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका। जिनके ऊपर लग गया 90% चांस है पुलिस इनकाउंटर में मार देगी। जिनके ऊपर एनएसए लग गया 90% चांस है पुलिस इनकाउंटर करके मार देगी। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, गलत भाषणबाजी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या लगता है? यूएपीए। यूएपीए में मारने वाला बात नहीं रहता है, लेकिन जघन्य अपराध कर देंगे तो क्या लग जाएगा? एनएसए। कानपुर के बिकरू गांव का विकास दुबे नाम दल क्या लग गया था? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका। क्या लग गया था? क्या लग गया था? रासुका लग गया था। उसके बाद रासुका लगने के बाद क्या हुआ? देखिए
बहुत बड़ा। ऐसे बहुत एक उत्तर प्रदेश में एक गांव के मुखिया पे भी आज से 10 साल पहले 8-9 साल पहले रासुका लगा। कोई लड़का लड़की का मैटर था, भाग कर शादी किए थे सब। तो लड़किया को क्या किया सब गंगा वाला, उसको घर में बंद करके आग लगा दिया सब, घरवा में लड़की सबका आग लगा दिया सब। अब मुखिया के देख रहे, बस सरकार ने क्या लगा दिया, मुखिया पर रासुका लगा दिया। अब क्या हुआ उसके बाद हमको आइडिया नहीं, बच गया होगा, सब मुखिया पैरवी वाला होता है। तो ये रासुका बहुत खतरनाक होता है। अभी भी सबसे रासुका लग गया तो सीधे कोर्ट में जाके हाजिर हो जाइए। लेकिन विकास दुबे महाकाल के मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर में कहाँ जाना चाहिए, कोर्ट में। और कोर्ट में चल जाता तो कोर्ट का प्रोसीजर लगता है। लेकिन कोर्ट गया अपना साइड में, पुलिस अगर डिसाइड कर लिए कि फाइल निपटा देना तो निपटा देगी, क्योंकि कोर्ट जज साहब जांच करने आएंगे, पुलिस से ना कहेंगे जांच करने के लिए दीजिए, करने दीजिए, जांच करने दीजिए, रिपोर्ट दे देगा। तो रासुका सबसे खतरनाक कानून अभी के वक्त में, सबसे खतरनाक कौन है और सबसे ज्यादा अभी मिसयूज करना है तो। और जहां सेना लगती है ना वहां बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आसपा, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। कश्मीर के अशांति में शुरुआती दौर में इसने बहुत खराब काम कर दिया। ये इतना अधिकार दे देता है सेना को कि रात 2 बजे भी हो ये घर में किसी की भी तलाशी ले सकते हैं, और इसमें महिला और पुरुष दोनों आते हैं। अब बताइए, घर में घुस के रात या 2 बजे किसी महिला पुरुष का तलाशी ले सकते हैं, तो इसमें आप 100% कह सकते हैं कि मिसयूज नहीं होगा, इसका होने लगा। और इसी का फायदा उठा लिए सब आतंकवादी सब। आतंकवादी सब क्या करते थे, आर्मी के वर्दी में आते थे सब, किसी भी घर वालों को बंदूक के निशाने पर लगा दिया सब, गोली मार के चल गया सब वहां पर। और उसके बाद पुलिस जांच में आती थी, आर्मी या पुलिस सीआरपीएफ मारती थी उन सबको कचर के, बताओ कहां गया। अब बेचारा कश्मीर वाला सब पगला गया, कह रहा था कि हम आर्मी का साथ देंगे, आतंकवादी मारेगा, आतंकवादी का साथ देंगे, आर्मी मारेगा, फंस गया सब। आर्मी को पूरा अधिकार कौन दे दिया, आसपा, कौन दे दिया, आसपा कानून, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। सबसे भयानक इसके इरोन शर्मिला करके थी, 14 साल तक इसका विरोध की थी, भूख हड़ताल पर 14 साल तक, मतलब केवल लिक्विड में खा के, मतलब एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके 14 साल से अनशन पर थी। इसकी वजह से इससे मिसयूज बहुत बढ़ गया, और 90 के दशक में इतना मिसयूज हुआ कि जो आतंकवादी चाहते थे वही हो गया। और आर्मी को बाद में रियलाइज हो गया, आतंकवादी ये चाहते थे कि आर्मी वाले कश्मीर पर बहुत कड़ा एक्शन ले, जिस वजह से आर्मी वाले कश्मीरियों का माइंड वॉश कर सके। और आर्मी से 1990 के दशक में ये मिस्टेक हो गया, लेकिन आर्मी ने इसे बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया। क्योंकि देखिए, कहीं भी हार्ड एंड फास्ट रूल लगे तो वो साइकोलॉजिकल वार करते हैं सब, विचारधारा, देखो आर्मी तुम्हारे लिए नहीं है, ये नहीं है। अब आर्मी को पता चला ना आसपा के तहत क्या हो रहा है, मिसयूज हो जाएगा। इस पर एक मूवी भी बनी है, सॉरी मूवी बनी है, आप उसमें देखिएगा। उसमें एक कश्मीरी को घुसकर कर्नल क्या करता है, सीधा गोली मार देता है। अब बच्चा रहता है 8 साल का, कहता क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा मेरा, धाए से गोली मार देता है 8 साल का बच्चा। और उसकी छोटी बहन 5 साल की रहती है, रोने लगती है, कहते इसको चुप करा उसकी मां से, नहीं तो इसको भी गोली मार दूंगा। इस पे एक मूवी बनी है, क्या नाम है उसका, सॉरी मूवी है, सॉरी यही मूवी है उसमें, सॉरी ब्रिगेडियर प्रताप रहता है उसमें, ब्रिगेडियर प्रताप, सॉरी मूवी है इस पर। तो इसको आप देखिएगा, ये इस कानून पर बना हुआ है। और उसके बाद जिसने इसका विरोध किया ना उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया, कोर्ट मार्शल कर दिया। बाद में एक वकील आया जो इस सारे मैटर को सुलझा के किया। तो ये मूवी भी बनी थी। तो आर्मी को इस बात का रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, हम आतंकवादियों के जंगल में फंस रहे हैं। आतंकवादी आके किसे टॉर्चर करते थे, कश्मीरियों को। ये आतंकवादियों का प्री प्लान था, कश्मीरियों के घर में घुसो और उनके घर से आर्मी पे फायर करो और चुपचाप भाग जाओ, और आर्मी वाले आएंगे और इनको मारेंगे, तो फिर एक गोली में हम मार दिए किसको, फौजियों को, और उसके बाद फिर हम आतंकवादियों का, कश्मीरियों का माइंड वॉश करेंगे। देखो तुम्हारे घर में घुस के मारा ना, आर्मी परेशान हो गई, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आर्मी ने दिमाग लगाया। आर्मी जो थी वो किस पहले आती थी वर्दी में, किसमें आती थी, वर्दी में, और आतंकवादी आते थे सब अपना कश्मीर वाला ड्रेस पहन के। आर्मी कहीं की ससुराई कश्मीर का ड्रेस पहन के कश्मीर के लोगों का दिल जीत रहा है। अब क्या होता है, आतंकवादी घुसे सब ना, आर्मी भी कौन सा ड्रेस पहन लेती है, वही कश्मीरी वाला, धाए धाए मार देती है। अब कश्मीर, अब आतंकवादी के गोली में मरा तो भी आतंकवादी बदनाम, आर्मी के गोली से मरा तो भी आतंकवादी बदनाम। लो अब उसके बाद वर्दी में कौन आएगा, बड़ा बड़ा अधिकारी, कर्नल, ब्रिगेडियर, सारे लोगों को समझाएगा। देखिए आप हमारे भाई बहन की तरह, ये बताइए, खुद से सोच के देखिए, आर्मी कभी खत्म हो सकती है नहीं, लेकिन आतंकवादी खत्म हो सकते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, आने वाले वक्त में भविष्य आपका सही होगा। तो लोगों को भी लग गया कि ससुराई अगर आतंकवादियों सबके चक्कर में ये हो रहा है, उनको दिख रहा है कि गोली कौन चला रहा है, आतंकवादी चला रहा है। अब ससुरा तो नहीं, उधर से गोली उसी ड्रेस में चल रहा है, इधर से गोली इसी ड्रेस में चल रहा है। लो यहाँ पे अब धीरे धीरे कश्मीर क्या हो रहा है, शांति में होते जा रहा है। और वहां जो कह रहे हैं ना हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, वो कश्मीर के लोग, देखिए सारे कश्मीरी गलत नहीं। आप कभी वैष्णो देवी जाइएगा, आपको प्रसाद बेचते वहां आपको ज्यादा चांसेस है 60% मुस्लिम मिलेंगे आपको प्रसादी देते हुए, कुछ भी आपको वहां पे। लेकिन ससुरे क्या होते हैं सब, आतंकवादियां जो आएगा सब, उन सबका प्री प्लान देखिए। आतंकवादी तुमको मारना है, बम मारना है, तो तुम लड़ाई लड़ो, हम थोड़े मना कर रहे हैं, लेकिन तुम टोपी पहन के क्यों मार रहा है, नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन के क्यों मार रहा है, ये उनको समझ में नहीं आता है कश्मीरियों को, और मुसलमान को भी नहीं समझ में आता है कि यार वो टोपी इसीलिए पहन के मार रहा है कि बाकियों को भी गाली सुनना पड़े। क्यों, क्योंकि लोग यही ना कहेंगे सर टोपी लड़ाई करना है, लड़ाई करो ना। सेना में राजपूत रेजिमेंट नहीं है, महार रेजिमेंट नहीं है, कौन चीज जनेऊ पहन के लड़ाई करने जाते हैं सब। अब खुद सोचिए, आप भगवा पहन लीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, कहीं जाके बम चला दीजिए, कौन बदनाम होगा जी, हिंदू धर्म। ऐसे पूरा टोपी पहन के गोली मारेगा, दाएं दाएं। उनमें जरूरी है, आतंकवादियों में बंदूक से पहले उनको ट्रेनिंग देता है कि पहले तो टोपियां लगा ले, ताकि बदनाम बाकी सब हो जाए। और आर्मी में जो लोग गर्म मिजाज के हैं उनको ये लगने लगे सब टोपी वाला यही है। तो आर्मी के अफसर गर्म मिजाज के नहीं ना सब, एक से एक आर्मी का अफसर बहुत तेज होता है सब। तो जो हमरा छाट दिया अफसर में से, हालांकि हमको हाथ टेढ़ के वजह से छाटा था, तो वो समझाता है सब, देख बाबू तुम आतंकवादियों की जाल में मत फंसो। वो चाह रहा है कि तुमको नफरत हो जाए, किससे, कश्मीरियों से। आतंकवादी का मेन मकसद क्या है, आर्मी को गोली मारो, और उस भेष में गोली मारो कि आर्मी को नफरत उस मारने वाले से नहीं बल्कि उस वेशभूषा वाले सबसे हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है,
अब आप अपने मन से दिमाग से जरा सोच के देखो, पढ़े लिखे के लड़ाई लड़ने के लिए टोपी कुर्ता पैजामा अच्छा ड्रेस होता है कि फौज का, लेकिन वो चट्टे क्या पहन के आएंगे, कुर्ता पैजामा। अब बदनाम किसको करेंगे, पूरा मुसलमान सब। और जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो गाली देना किसको चालू करेंगे, मुसलमान। और यही चाल किसका है, आतंकवादियों का, कि जब कम पढ़े लिखे लोग गरियाएंगे तो ये कहेगा कि हम हैं नहीं तो हमको गरिया क्यों रहा है, और जब बिना कहिले गरियाएगा तो हम हथियार उठाएंगे। अब आतंकवादियों का काज सक्सेस हो गए सब, यही चल रहा है कि नहीं। लेकिन ससुरे हमारी आर्मी वाले अंगूठा छाप है सब, नहीं समझे सब। लो आतंकवादी से लड़ाई होगी ना तो जब खुले में लड़ाई होगी तो वर्दी पे, खुले में लड़ाई होगी तो वर्दी पे, और अगर खुले में लड़ाई नहीं होगी तो अगर घर में होगा तो तू जो कपड़ा पहना दोनों हम पकड़ेंगे यहाँ पे, समझा कि नहीं आ गया। अब मार धार होगा, खत्म कहानी। तुम कैसे पहचानोगे, कपड़े से ना, कैसे पहचानते हो, कपड़े से। तो आर्मी ने जो काम किया बहुत काबिले तारीफ किया, लेकिन 90 के दशक में थोड़ी सी आर्मी से क्या हुई थी मिस्टेक, लेकिन उसको सुधार लिया कि नहीं सुधार लिया। अब भाई आर्मी वाले भी हैं, उनका भी मनोबल गिरता है, उसके सामने जिस अफसर के साथ खाना खा रहा है गोली मार देंगे उसको। शेरशाह मूवी में देख रहे हैं कितना बेचारों के साथ गलत हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब कश्मीर भी क्या हो रहा है, अपने रास्ते पर आ रहा है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, आतंकवादियों की चाल समझ रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी सबको गाली सुनना पड़ता है, और भारत के लोगों को, मुसलमानों को भी समझना चाहिए, जब तक आप खुल के इनका विरोध नहीं करेंगे इनका मनोबल नहीं टूटेगा, और फिर सबको गाली सुनना पड़ जाता है। ये गलत होता है। लोग कहते हैं ना कि सारे उस धर्म को मानने वाले सारे आतंकवादी थोड़ी है, सारे लोग मिलकर विरोध कर दो यहाँ पे, तो ये समझना चाहिए। अब ये सब चीजें हर जगह बताता नहीं है, और हमारी मीडिया इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, इतना पढ़ा लिखा है। अरे ससुरा 142वें नंबर पे है, जिसके पास इतनी भारी भरकम पूरी प्रोडक्शन हाउस है, एडिटर है, कैमरामैन है, हजारों कर्मचारी है। हम लोग के पास कुछ नहीं है। भैया कैमरा से वीडियो शूट करते हैं 8वें नंबर पे, भैया कैमरा से यहाँ पर हमारे पास, हम खुद से अपने से ही सारा चीज शूट करते हैं। ये लोग 42वें नंबर, 142वें। तो ये बात कोई समझाया नहीं, लेकिन आर्मी घर घर इस बात को समझाई। देखो आतंकवादी क्यों कुर्ता पैजामा पहन के आते हैं, लड़ना है तो वर्दी में आओ, या फिर वो जो मेन कॉम्बैट ड्रेस होता है उसको पहन के आओ। तो वहां के लोगों को समझाने में सफल कौन हो गया, आर्मी वाले। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कश्मीर से ये समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो रही है कि नहीं, लेकिन जो जहर दिमाग में घोला है वो जहर कभी नहीं निकल सकता है। तो आर्मी इसका प्लान कर रही है कि जो जनरेशन खराब हो चुकी है उस जनरेशन को सुधारने से अच्छा उस जनरेशन को कंट्रोल करके रखिए। वो बुढ़वा मर खप के मर जाएगा सब। तो डेली देखिएगा कश्मीर में 2-4 को बवाल सब मर रहा है, बुढ़वा बुढ़वा झड़ गया है एकदम, ओ माय गॉड जा रहे हैं हम, जाओ ससुरा जाओ। और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जैसे यंग है आप लोग को हम कोई बातें बताएंगे, आप इस बात को समझेंगे कि नहीं इसमें कोई ना कोई चाल है विदेशियों की, आप उस चाल में नहीं फंसेंगे। तो कश्मीर की जो नई जनरेशन है उसे आर्मी अपने बातों को समझाने में सफल हो गई। तो अब आप देखेंगे कश्मीर में पत्थरबाज अब युवाओं की कमी हो गई है, और जो बुढ़वा है सब मर खप जाएगा, सब कुछ होगा, कोनो को कोरोना होगा, कोनो को HIV होगा, कोनो को कुछ होगा, मरेगा ससुरा वहां पे, कश्मीर शांत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। तो आप उस चीज को देखिए जहां लोग देखना जो नहीं देख पाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चले अब बाकी हम लोग धीरे धीरे कश्मीर को देखिए, अभी जैसे IPL होता है ना वैसे KPL भी हो रहा है, कश्मीर प्रीमियर लीग में धीरे धीरे पूरे लोगों से घुल मिल जाएंगे, सब सही हो जाएगा। कश्मीरियों को टूर पर एक बार कोचिंग में लाया जाएगा, सब कश्मीरी खुश हो जाएगा, देखेगा ओ माय गॉड बिहार में इतना एजुकेशन, हम लोग भी पढ़ेंगे, श्रीनगर में कोचिंग खुलेगा। नहीं समझ आएगा। और बस गलती से एक बार पढ़ाई पे उतर गया सब, आप में से कोई पता चलाएगा पुलिस के ऊपर, तो सबको भी पढ़ाई पे लाइए, सब खुल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे।